गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर वर्षा सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग सभी के लिए। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा विकास, और उसमें जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं नव डार्विनवाद। ठीक है, कल हमने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के 3 स्टेटमेंट देख लिए थे। स्टेटमेंट हमारे कौन कौन से थे? वो एक तो था हमारा एक्वायर्ड कैरेक्टर वाला, जो था, जो किसने दिया था? हमारा लैमार्क बाद ने दिया था, या कहेंगे लैमार्क किस्म का था एक्वायर्ड कैरेक्टर। और हमारा डी ब्रीज का था म्यूटेशन, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। और जो हमारे डार्विनवाद हैं, जो डार्विन साहब हैं, उनका था हमारा नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो उसमें से हमने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देख लिया था। ठीक है, गुड मॉर्निंग। नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से रहेगा 1 नंबर का, जो मैं आपको याद दिला दूं। वैसे मैं कल बता चुकी हूं आप लोगों को कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था हमारा, अब देखो ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, मैंने कल भी रिपीट किए थे, मैं आज भी रिपीट कर रही हूँ। जब ये मैं MCQ लेके आऊंगी वहां पे क्वेश्चन आएंगे कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर किसने दिया था। ऑप्शन रहेंगे आपके पास लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीज, मेंडल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। तो ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों को जब मैं कल से रिपीट कर रही हूँ तो याद हो जाने चाहिए। ठीक है ना, चलिए। तो हमारा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था डार्विन साहब ने। अब हम न्यू डार्विनवाद की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं न्यू डार्विनवाद की। भाई हम न्यू डार्विनवाद की बात कर क्यों रहे हैं? ठीक है, जब डार्विनवाद आ चुका था, पहले डार्विनिज्म जब आ चुका था, तो हम न्यू डार्विनवाद की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इनकी थ्योरी थी पहले, वो कहीं ना कहीं थोड़ी असत्य साबित हो चुकी थी, इसीलिए। ठीक है, चलो देख लेते हैं हम। डार्विनवाद सर्वप्रथम सन 1859 में प्रकाशित रहा था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। मैंने ये कल भी लिखा था आप लोगों को कि 1858 में तो डार्विन साहब और अल्फ्रेड रसेल जो थे 1958 में प्रकाशित हुआ। ठीक है, कल मैंने बताया था कि 1858 में तो डार्विन साहब और अल्फ्रेड रसेल जो थे, उन्होंने जीवों के विकास के प्रति एक पुस्तक प्रकाशित की थी। ठीक है, लेकिन डार्विन साहब की बात करें, इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया था, नेचुरल सिलेक्शन जो दिया था इन्होंने, जीवों की प्रकृति के लिए जो सिद्धांत बनाया था, इनकी जो पुस्तक थी अपनी प्राकृतिक चयन की, वो इन्होंने कब दी थी? वो इन्होंने दी थी 1859 में। ये मैंने कल भी बताया था। एक नंबर के 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे। 1858 में तो इन्होंने अकेले पुस्तक प्रकाशित नहीं की थी जीवों के विकास के लिए, वो इन्होंने खुद ने और अल्फ्रेड रसेल जो थे उनके साथ में प्रकाशित की थी। इन्होंने अपना पर्सनली कहेंगे या इंडिविजुअली कहेंगे तो वो इन्होंने 1859 में प्रकाशित की थी अपनी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने 1859 में प्रकाशित की थी। तो वहीं से जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम इस स्टेटमेंट को उठा के चल रहे हैं कि डार्विनवाद सर्वप्रथम सन 1859 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और लगभग 40 वर्षों तक, मतलब जो डार्विन साहब थे उन्होंने जो अपनी जो भी स्टेटमेंट दिया था, जो भी बुक लिखी थी या जो भी उन्होंने कहा था, वो कब तक चला था? वो लगभग 40 वर्षों तक। कब तक चला था? वो लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का इस पर अटूट विश्वास बना रहा। यानी कि जो डार्विन साहब ने कहा था, जो अपनी थ्योरी कही थी, जो स्टेटमेंट कहा था, उस पर लगभग सभी लोगों ने, भाई देखो हमने कहा है कि लगभग 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों ने उस पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखा कि हाँ, ये डार्विन साहब ने इसको कहा है तो ये बात सत्य होगी। जब एक बात सोचिए, जब वैज्ञानिकों ने अपना विश्वास बनाए रखा तो आम आदमी क्या करेगा? उनको तो ज़्यादा कुछ लेना देना होता नहीं है आम आदमी को, तो
उनका भी विश्वास बना रहा, जब वैज्ञानिकों का विश्वास बना रहा तो उनकी कही हुई बात पर 40 वर्षों तक वैज्ञानिकों का अटूट विश्वास यहाँ पर बना रहा। ठीक है, चलिए बना रहा। इसे डार्विनवाद का भावुक काल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? डार्विनवाद का भावुक काल कहेंगे। भावुक काल क्यों? क्योंकि बहुत थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए बहुत नाजुक काल चल रहा था कि लोग विश्वास भी कर रहे थे लोगों इनकी कही हुई बात पर, और लोगों के मन में कुछ कुछ सवाल भी आ रहे थे। तो ऐसा रहता है ना, बहुत भावुक काल कहा जाता है इस टाइम को। ठीक है, अब क्या हुआ कि ठीक है भाई, विश्वास कर लिया सभी ने, बहुत भावुक काल माना जा रहा है इनका ये। प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में क्या था? डार्विनवाद के प्रति वैज्ञानिकों में संदेह व अविश्वास। जो डार्विनवाद आया था उसके प्रति स्टार्टिंग में हुआ क्या था? स्टार्टिंग में जो वैज्ञानिक थे और अलग वैज्ञानिक जो थे इनके अलावा, उनमें संदेह व अविश्वास उत्पन्न हो गया, जो लगभग कब तक रहा था? 35 वर्षों तक रहा था। कब तक रहा? 35 ईयर्स तक रहा था। ठीक है, जब लोगों ने भरोसा किया तो भी काफ़ी टाइम तक भरोसा किया। कब तक किया? 40 वर्षों तक अटूट विश्वास रहा इनकी कही हुई थ्योरी पे। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्या कहा गया है यहाँ पे? देखिए, यहाँ देखिए, प्रारंभ में स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं कि प्रारंभ में जो वैज्ञानिक थे उनको इनकी कही हुई थ्योरी पर संदेह व अविश्वास रहा था। कब तक रहा था? 35 ईयर्स तक। ठीक है, कब तक रहा था? 35 वर्षों तक रहा था। ठीक है, इसे डार्विनवाद का अज्ञेयवादी काल भी कहा जाता है। अज्ञेयवादी का मतलब है कि जब मान लीजिए थोड़ा सा दुखी कर देने वाला, मान लीजिए हमने बहुत मेहनत से कोई भी कार्य किया है, कोई भी मेहनत से कोई कार्य किया है, कोई प्रोजेक्ट तैयार किया है, कुछ भी मान लीजिए, हमारे उसमें बहुत एफर्ट्स लगे हैं, बहुत मेहनत लगे। ठीक है, लेकिन हमारे उन एफर्ट्स की कोई भी सराहना ना करे, हमारे उन एफर्ट्स को कोई शाबाशी ना दे, उन पे कोई गौर ना करे। ठीक है, उन पे कोई विश्वास ना करे कि हमने इतनी मेहनत से कुछ बनाया है या कुछ तैयार किया है, कोई भी उस पर भरोसा ना करे, विश्वास ना करे, हमारे एफर्ट्स उनको नज़र नहीं आए कि हमने कितना काम उस चीज़ पे किया है, कितना समय दिया है, कितनी मेहनत की है, तो वो कैसा रहता है? थोड़ा सा निराशावादी रहता है। ठीक है, थोड़ा सा निराश कर देने वाला रहता है। हम खुद भी सोचते हैं कि हमने इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ किया, पर लोगों को इस पे भरोसा नहीं है, इस पे विश्वास नहीं है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंसान वहाँ पे क्या हो जाता है? थोड़ा सा वहाँ पर टूट जाता है। ठीक है, अच्छा मैम, नोट तो करने देते। अच्छा, रह गया है क्या? चलिए, अगर किसी का रह गया है तो नोट डाउन कर लें, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ। ठीक है, अच्छा नोट कर रहे हैं आप लोग तो नोट कर लें, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रही हूँ। मैम नोट तो करने देते, चलो क्षमा चाहेंगे उसके लिए, मैंने जल्दी थोड़ा सा आगे कर दिया होगा इसको, स्लाइड को। तो चलिए, हमने कहा है, हाँ हम यहाँ पे चल रहे थे कि प्रारंभ में क्या हुआ था? प्रारंभ में 35 वर्षों तक वैज्ञानिकों को इस पे क्या रहा था? विश्वास नहीं रहा था। ठीक है, विश्वास नहीं रहा था इस पे, और संदेह बना रहा था। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे डार्विन का अज्ञेयवादी काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डार्विन का अज्ञेयवादी काल कहा जाता है, क्योंकि किसी उनकी की हुई किसी चीज़ को वहाँ पर एप्रिसिएट नहीं किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डी ब्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, डी ब्रीज की बात कर रहे हैं। तो डी ब्रीज ने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो देखो, अगर यहाँ पे डी ब्रीज का नाम आ गया है तो मैं यहाँ पर इनकी जो थ्योरी है हमारी, सॉरी,
ठीक है। जो इनकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, उसको भी यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है, कल हमने 3 स्टेटमेंट दिए थे, 3 में से हमने जो हमारा डार्विन साहब ने दिया था, डार्विनिज्म जो था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। अब हम बात कर रहे हैं डी ब्रीज साहब की। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ये आप नोट डाउन कर लें। बाकी मैं आपको ओरली थोड़ा सा इनके बारे में बता दे रही हूँ। डी ब्रीज ने थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दिया था। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था डी ब्रीज साहब ने। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आनुवंशिक भिन्नताएं आती हैं, इनका मानना क्या था कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक भिन्नताएं आती हैं या आनुवंशिक जो चेंजेस आते हैं वो छोटी छोटी विविधताओं से नहीं आते। क्या मानना था इनका? कि वो छोटी छोटी विविधताओं से नहीं आते, वो बड़े बड़े उत्परिवर्तनवाद से आते हैं, बड़े बड़े म्यूटेशन से आते हैं। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो चेंज होता है, इनका ये मानना था कि वो छोटी छोटी विविधताओं से नहीं होता है, वो बड़े बड़े उत्परिवर्तनवादों से होता है। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। किसका? डी ब्रीज साहब का। ठीक है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो डी ब्रीज के प्रयोगों के पुनर्खोजों के बाद, ठीक है, डी ब्रीज साहब जो थे उनके प्रयोगों के पुनर्खोज के बाद डार्विनवाद के तथ्य असत्य सिद्ध होने लगे। यानी कि जितना भी डार्विन साहब ने कहा था। अब एक बात और सुनिए यहाँ पर, उस टाइम पे जो हमारे ये साइंटिस्ट थे ह्यूगो डी ब्रीज, इनका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला हुआ करता था। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे हमारे, पूरा नाम है इनका ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा बोलबाला यहाँ पर इस टाइम पे हुआ करता था। अब हुआ क्या कि जो हमारे ह्यूगो डी ब्रीज थे, इनके प्रयोगों के पुनर्खोज, इन्होंने क्या किया कि जो प्रयोग थे उनकी पुनर्खोज कर दी। ठीक है, यानी कि उन पे दोबारा से इन्होंने काम किया और उसकी पुनर्खोज कर दी, यानी कि उस पे और काम करके और नई चीज़ें निकाल दी। जब इन्होंने डी ब्रीज साहब ने उस पर दोबारा से स्टडी करी, दोबारा से बहुत सारी नई चीज़ें निकाल दी, पुनर्खोज कर दी, तो इन्होंने देखा कि बाद में डार्विनवाद के जो तथ्य थे, जो डार्विन साहब ने जो अपने स्टेटमेंट रखे थे, वो क्या होने लगे, वो धीरे 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 असत्य साबित होने लगे। मान लीजिए इसको ऐसे कि आपने कोई बात कही, ठीक है, आपने कहा कि हाँ मैम ऐसा था, मैम मैं कल कॉलेज गई थी और कल मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ाई करने का। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं आपने जो स्टेटमेंट दिया है कि मैं मैम कल स्कूल गई थी, कॉलेज गई थी, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं स्टडी नहीं कर पाई हूँ, तो मैं क्या करूँगी कि जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसकी पुनर्खोज करूँगी, यानी कि उस पर रिसर्च करूँगी दोबारा से कि जो स्टेटमेंट आपने दिया है क्या वो सही है कि नहीं है। तो मैं पता लगाऊंगी आप कॉलेज गए थे या नहीं थे, आपको वाकई में टाइम मिला या नहीं मिला पढ़ने का। तो मेरे दोबारा पुनर्खोज करने पे मैं अगर आपके कहे हुए स्टेटमेंट पे दोबारा से स्टडी करती हूँ और पता चलता ये है मुझे कि आपने झूठ बोला है या आपने कुछ भी उसमें घपलेबाजी की है, आप कॉलेज तो गए थे पर आधे टाइम के लिए गए थे। ठीक है, कॉलेज तो गए थे पर आधे टाइम के लिए गए थे, तो उससे क्या होगी, आपकी जो बात होगी वो धीरे धीरे असत्य साबित होने लग जाएगी। तो वैसे ही सेम यहाँ भी रहा था। डी ब्रीज के पुनर्खोज के बाद में जो हमारे डार्विन साहब थे, उन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए थे, ये कहेंगे उनकी जो की हुई बातें थी, जो तथ्य थे, वो कैसे होने लगे, असत्य साबित होने लगे, असत्य सिद्ध होने लगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बात ये हुई कि डार्विन साहब ने जो अपने स्टेटमेंट दिए थे वहाँ पर ह्यूगो डी ब्रीज साहब ने क्या किया, पुनर्खोज की, तो उनके जो तथ्य थे वो असत्य साबित होने लगे। फिर क्या हुआ, बाद में जो डार्विन साहब थे उनके जो समर्थक थे,
ठीक है, समर्थक यानी कि जो साइंटिस्ट होंगे और उनको जो सपोर्ट करते होंगे उनकी बात कर रहे हैं। बाद में डार्विन साहब के जो समर्थक थे उन्होंने क्या किया, उनके जो स्टेटमेंट थे उनमें संशोधन किया। उनमें क्या किया, उनमें संशोधन किया, यानी कि जहाँ जहाँ पे उनको वो इनकरेक्ट लगे वहाँ वहाँ पे उनको उन्होंने करेक्ट किया, यानी कि उनमें बदलाव किया, कुछ चेंजेस किए। ठीक है, तो संशोधन करके उसको बाद में क्या किया, प्रतिपादित किया, यानी कि उसको रीपब्लिश किया। ठीक है, समझ आया, क्लियर है। यानी कि जो डार्विन साहब ने जो स्टेटमेंट दिए थे और ह्यूगो डी ब्रीज साहब के पुनर्खोज के बाद वो गलत साबित हो गए, तो डार्विन साहब के समर्थक आए, उन्होंने क्या किया, उसमें संशोधन किया, जो चीज़ गलत थी उसको सही किया और सही करने के बाद में उसको पुनः प्रतिपादित किया, या कहेंगे पुनः रीपब्लिश किया। बाद में उसको क्या किया, रीपब्लिश किया, दोबारा से उन सारे स्टेटमेंट को सही करके दोबारा से सबके सामने रखा गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा प्रतिपादित किया। इस नए बात को नव डार्विनवाद कहते हैं। ठीक है, इसी नए बात को हम क्या कहते हैं, इसी नए बात को नव डार्विनवाद कहते हैं। यानी कि उनके जो समर्थक थे उन्होंने संशोधन करके जो दोबारा से प्रतिपादित किया था उसी को हम नव डार्विनवाद कहते हैं। इसीलिए इसे हम कह रहे हैं नव डार्विनवाद, यानी कि कुछ कुछ नई चीज़ें ऐड करके उसको करेक्शन करके दोबारा से लाया गया है, उसी को हम नव डार्विनवाद कह रहे हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, नव डार्विनवाद कह रहे हैं। चलिए आगे चले, आगे बढ़े, सबने नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। पिछले कुछ वर्षों में आनुवांशिकी के नियमों तथा आनुवांशिक पदार्थों के ज्ञान व आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद को एक डार्विनवाद समझ में आ गया। नव डार्विनवाद किसे कहेंगे, क्या हुआ था इसमें, डार्विनवाद को नया रूप किस किस के आधार पर मिला, आनुवांशिकी के नियमों तथा आनुवांशिक पदार्थों के ज्ञान के व आधुनिक खोजों के आधार पर इसको नया रूप मिला था डार्विनवाद को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नोट डाउन करके आप लोगों को लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने नोट डाल रखा है यहाँ पर, वैसे ही आप लोग भी की पॉइंट करके या नोट डाल के आप लोग लिख सकते हो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे हमारे नव डार्विनवाद को लेके, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, या तो आप की पॉइंट्स बना लीजिए उनको। ठीक है, या फिर जैसे मैंने नोट डाल के लिख दिया है ऐसे आप भी नोट डाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। क्या है हमारा नोट में, देखिए, मेंडलवाद के आधार पर डार्विनवाद की व्याख्या को नव डार्विनवाद कहते हैं। किसके आधार पर कह रहे हैं, किसके आधार पर कह रहे हैं, मेंडलवाद के आधार पर डार्विनवाद की व्याख्या को हम नव डार्विनवाद कह रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें हम, नव डार्विनवाद के अनुसार, जो अब ये नव डार्विनवाद आया है मेंडलवाद के अनुसार, या कहेंगे उनके समर्थकों ने संशोधन करके जो दोबारा से प्रतिपादित किया है, तो ये नव डार्विनवाद, हमने ये तो कह दिया कि हाँ ये नव डार्विनवाद है, लेकिन इसमें आखिरकार नव डार्विनवाद में है क्या, क्या संशोधन किया गया, क्या नए स्टेटमेंट आई, ऐसी कौन सी नई चीज़ आई जो सबको फिर बाद में उसको मानना पड़ा। तो ये सब देखेंगे कि उसमें क्या संशोधन किया गया है, क्या क्या नई चीज़ें इसमें आई गई है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों में, जो नव डार्विनवाद आया था उसके अनुसार क्या क्या संशोधन किए गए थे, क्या स्टेटमेंट आए थे, वो देख रहे हैं अब हम। तो नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों में परिवर्तन आकस्मिक होता है। यानी कि जो नव डार्विनवाद आया था उनका ये मानना था कि जीवों में जो परिवर्तन होता है वो आकस्मिक होता है, यानी कि अचानक से होता है, धीरे धीरे नहीं होता। ठीक है, कैसे होता है, अचानक से होता है। यही जो ह्यूगो डी ब्रीज थे उनके उत्परिवर्तन का सिद्धांत भी यही कहता है कि जो जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी जो चेंजेस आते हैं वो छोटी छोटी विविधताओं से नहीं आते, बल्कि एक जो हल्का सा एक जो म्यूटेशन होता है, जो हल्का सा छोटा सा एक उत्परिवर्तनवाद होता है, उससे बड़े बड़े बदलाव
अचानक से आ जाते हैं। ठीक है, अगर किसी प्लांट्स की भी बात कर रहे हैं या जीवों की भी बात कर रहे हैं, म्यूटेशन अगर आप में म्यूटेशन का अगर टॉपिक नहीं है, अभी नहीं हुआ है, आया नहीं है कहीं भी, तो वो टॉपिक मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी। म्यूटेशन या उत्परिवर्तनवाद किसे कह रहे हैं, किसे कहते हैं। ठीक है, एक अगर बहुत ही सिंपल सादा तरीके से मैं आपको म्यूटेशन समझाना चाहूँ तो म्यूटेशन रहेगा हमारा, मान लीजिए ये इधर बना देती हूँ, मान लीजिए ये हमारा डीएनए है। ठीक है, और इसमें इसकी नई कॉपी बननी है। ठीक है, ये हमारा डीएनए है, इसकी नई कॉपी बननी है। लेकिन हुआ क्या, नई कॉपी बनने से पहले, ये हमारा डीएनए है, इसकी नई कॉपी बननी है। अब हुआ क्या, इसकी नई कॉपी बनने से पहले यहाँ पर हो गया इसमें म्यूटेशन। ठीक है, यहाँ पर इसमें म्यूटेशन हो गया, उत्परिवर्तनवाद हो गया छोटा सा। ठीक है, तो अब ये जो इसकी नई कॉपी जो बनेगी वो कुछ अलग तरीके की बनेगी। मान लीजिए वो कुछ भी मान लीजिए, एक छोटे से म्यूटेशन की वजह से काफ़ी बड़ा चेंज इसमें आ गया। ठीक है, हल्का सा जो म्यूटेशन हुआ है मान लीजिए, उसकी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा इसमें चेंज आ गया है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं म्यूटेशन। बहुत ही सिंपल बच्चों वाली लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को समझाया है कि एक कैसे एक छोटा सा जो चेंज है, छोटा सा जो उत्परिवर्तन है, वो एक बड़ा बदलाव लाता है। ठीक है, एक छोटा सा उत्परिवर्तन एक बड़ा बदलाव लाता है। यही ह्यूगो डी ब्रीस आपका मानना था, और यही फिर नव डार्विनवाद में इन सारी चीज़ों को ऐड किया गया। ठीक है, क्लियर है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें भी यही लिखा गया है कि नव डार्विनवाद के अनुसार जीवों में जो परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, आकस्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, आकस्मिक होते हैं, अचानक से होते हैं। अचानक से कैसे हो जाएंगे भाई, ऐसा तो है नहीं कि अचानक से कोई जीव चेंज हो गया। भाई उस जीव की नस्ल में या डीएनए में कोई तो म्यूटेशन हुआ होगा। ठीक है, कोई तो म्यूटेशन हुआ होगा जिसकी वजह से उसमें आकस्मिक परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे क्या पढ़ाती हूँ क्या नहीं पढ़ाती हूँ, चलिए अब हम सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं। नव डार्विनवाद में केवल दीर्घ विभिन्नताएं या उत्परिवर्तन को ही क्या किया गया है, को ही महत्व दिया गया है। ठीक है, जो हमारा नव डार्विनवाद है उसमें क्या कहा गया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो दीर्घ विभिन्नताएं, यानी कि जो बड़ी बड़ी विभिन्नताएं हैं, बहुत बड़े बड़े वेरिएशन जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं, या कहेंगे उत्परिवर्तन जो हैं, उन्हीं को क्या किया गया है, उन्हीं को महत्व दिया गया है। और जो छोटे छोटे विविधताएं हैं, जो छोटी छोटी विविधताएं हैं, उनको महत्व नहीं दिया गया नव डार्विनवाद में। ठीक है, ये पॉइंट तो हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि नव डार्विनवाद में उत्परिवर्तनवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया है, या कहेंगे दीर्घ विभिन्नताओं को ज़्यादा महत्व दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब हम थर्ड पॉइंट है हमारा, नव डार्विनवाद में पहले उत्परिवर्तनवाद तथा बाद में प्राकृतिक चुनाव होता है। ठीक है, नव डार्विनवाद में क्या होता है, इसमें उल्टा होता है। वैसे हम देखें तो क्या होता है, पहले हमारा प्राकृतिक चयन होता है, फिर हमारा उत्परिवर्तन होता है। लेकिन नव डार्विनवाद में क्या हो रहा है, नव डार्विनवाद में पहले उत्परिवर्तन और बाद में क्या हो रहा है, बाद में प्राकृतिक चुनाव होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। नव डार्विनवाद, परिवर्तनवाद तथा डार्विनवाद। ठीक है, नव डार्विनवाद जो है वो आखिरकार है क्या, तो नव डार्विनवाद जो है वो उत्परिवर्तनवाद यानी कि जो म्यूटेशन है वो, और डार्विनवाद का सम्मिश्रण है। क्या है, नव डार्विनवाद जो बना है किस किस को मिला के बनाया है हमने, वो उत्परिवर्तनवाद और जो पहले वाला जो डार्विनवाद था। ठीक है, नव डार्विनवाद तो बाद में आया है, तो ये किस किस से मिलके बना है, ये बना है हमारा म्यूटेशन प्लस
डार्विनिज्म इज इक्वल टू, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है, म्यूटेशन प्लस डार्विनिज्म इज इक्वल टू न्यू डार्विनिज्म। ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि जो नव डार्विनवाद है हमारा, वो किस किस को मिला के बना है, वो बना है म्यूटेशन प्लस डार्विनिज्म को मिलाकर बना है हमारा न्यू डार्विनवाद। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बताएं फटाफट से, हम आगे बढ़ेंगे फिर। चलिए, क्लियर है? फटाफट से बताइए। थे एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उनका मानना ये था, उन्होंने कहा था कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, उपार्जित लक्षणों की, उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं? जो लक्षण बाद में अर्जित होते हैं। ठीक है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो उपार्जित लक्षण कौन से होते हैं? जो लक्षण हमारे बाद में अर्जित होते हैं, यानी कि जो लक्षण हमारे बाद में आते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि कुछ कुछ जो वर्ड्स रहते हैं उनसे ही आप लोग आंसर निकालने की कोशिश किया करो। तो जैसे दे रखा है उपार्जित लक्षण, ठीक है, लैमार्क बाद ने क्या दिया था हमारा? लैमार्किज्म जो था हमारा, उन्होंने क्या दिया था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। वंशागतिकी का सिद्धांत हिंदी में, और इंग्लिश में थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, तो उपार्जित लक्षण कौन से हैं हमारे? जो लक्षण बाद में अर्जित होते हैं। तो लैमार्क साहब का मानना था, या इनका कहना था, ये याद रखोगे 1 नंबर का क्वेश्चन पहले तो, कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है हमारा? लैमार्क साहब ने दिया है। ठीक है, पहले तो ये याद रखोगे। अब इनका मानना ये था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत इस पर आधारित था। किस पर आधारित था? ये आधारित था अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता पे। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखो, उपार्जित लक्षणों की वंशागति जो कि लैमार्क साहब ने दिया है, ये किस पर आधारित है? ये आधारित है अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता पे। तो अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का क्या मतलब है? तो अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का मतलब है, इनका ये मानना था कि कोई भी जीव जंतु, छोटा या बड़ा कोई भी, जो अपने अंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करता है, वो तो क्या होते हैं? वो यूज़फुल रहते हैं, हमारे विलुप्त नहीं होते। और जिन अंगों का अनुप्रयोग रहता है, जिन अंगों का यूज़ नहीं करते, वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। जैसे कि बहुत ही बेसिक, बहुत ही इजी, बहुत ही कॉमन, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जिराफ। ठीक है, वो क्या है? जिराफ है। कि जिराफ को क्या करना था? जिराफ को जब जमीन पर घास वगैरह खाने को नहीं मिली, तो उसने जो उसका अंग है, कौन सा? गर्दन। ठीक है, उसका जो अंग है गर्दन जो है, उसका किया उसने उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया। भाई सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता थी, ज़मीन पे उसको घास फूस नहीं मिल रहा था, तो उसने क्या किया? जो बड़े बड़े पेड़ थे, ठीक है, जमीन पे घास फूस मिलती तो वो आसानी से ऐसे खा लेता। अब जमीन पे जब उसको घास फूस नहीं मिली, तो उसको जो पेड़ नजर आ रहे थे, वहां से उसने अपना भोजन प्राप्त करने की सोची। अब भाई उसकी गर्दन वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी, तो गर्दन का उसने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया, यानी कि कोशिश वो करता रहा। पहले जो छोटी छोटी नीचे जो टहलियाँ थी, डालियाँ थी, उनको खाने की कोशिश करता रहा, उन तक गर्दन पहुंची, वो ख़त्म हो गई, थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्दन का यूज़ किया, तो उनकी गर्दन कैसी हो गई? लंबी हो गई। ठीक है, उनकी गर्दन कैसी हो गई? लंबी हो गई। यानी कि यहाँ पर जो गर्दन है उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया गया है, तो वो कैसी हो गई है? लंबी। ठीक है, अब वही हम बात करते हैं सरीसृप, हमारे जो रेप्टाइल्स रहते हैं, जैसे कि हमारा सांप। ठीक है, तो ये प्रूफ भी मिला था कि सांप जो है पहले उनके पैर हुआ करते थे।
ठीक है, ये प्रूफ भी, ये साबित भी हुआ था, ऐसे कहने वाली बात नहीं है, ये प्रूफ में भी मिला था कि जो सांप हैं पहले उनके पैर हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या, वो अपने पैरों का यूज़ नहीं करते थे। ठीक है, पैरों का यूज़ वो नहीं करते थे आगे बढ़ने के लिए, या कहेंगे एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए। तो वो क्या करते थे, वो रेंगना शुरू कर देते थे, सिर्फ रेंगते रहते थे, पैरों का वहाँ पर कोई यूज़ नहीं करते थे। तो यहाँ पर ये जो पैर है, ये जो अंग है, इसका हो रहा है अनुप्रयोग। तो पैरों का उन्होंने यूज़ नहीं किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो अंग थे जिनका उपयोग नहीं हुआ, वो धीरे धीरे विलुप्त होते चले गए। ठीक है, धीरे धीरे वो गायब हो गए। अब कभी भी आपने सांप देखा होगा तो क्या उसके पैर देखे हैं? नहीं है। तो ये मानना था हमारा लेमार्क साहब का पूरा स्टेटमेंट जो है, पूरी इनकी जो थ्योरी है, इसी पर बेस्ड है, अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग। ठीक है, इसलिए ये मैंने बीच में बता दिया है। जो मिला था, पहले सांपों में पैर हुआ करते थे, पर उन्होंने उस अंग का, अपने का, पैरों का उपयोग नहीं किया चलने फिरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए। तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, धीरे धीरे फिर वो विलुप्त होते चले गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नव डार्विनवाद की बात कर रहे हैं। ये बीच में मैंने स्टेटमेंट आपको लेमार्किज्म का बता दिया है। नव डार्विनवाद की बात कर रहे हैं। तो नव डार्विनवाद के अनुसार जो नई जातियों का विकास होता है वो निम्नलिखित कारकों से होता है। ठीक है, नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों का विकास निम्नलिखित तथ्यों के आधारों पर होता है। तथ्यों के आधार पर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा इसमें पॉइंट है, वो है हमारा वेरिएशन, या कहेंगे हम विभिन्नताएं। क्या है हमारा? विभिन्नताएं या वेरिएशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमारा इसमें विभिन्नताएं। ठीक है, विभिन्नताएं या वेरिएशन हमारा रहेगा। इसमें होता क्या है कि लैंगिक जनन से जो संतान उत्पन्न होती हैं उसमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, देखा होगा आपने, एक पीढ़ी जो है उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी आएगी उसमें क्या होती है, थोड़ी सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कि जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे सेम टू सेम बच्चे वहाँ पर नहीं दिखते। तो हम ये कह सकते हैं लैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतानें होती हैं उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अब ये जो विभिन्नताएं हैं ये कब उत्पन्न हो जाती हैं? ठीक है, ये विभिन्नताएं कब उत्पन्न होती हैं? ये विभिन्नताएं जब युग्मकों का निर्माण होता है ना, युग्मक यानी कि हमारे नर युग्मक, मादा युग्मक, तभी वहां पर विभिन्नताओं का निर्माण वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा विभिन्नताएं या कहेंगे हम वेरिएशन। ठीक है, सेकंड है हमारा जीन उत्परिवर्तन। यही लिखूं, अलग लिख दूं, यही लिख देती हूं। सेकंड है हमारा जीन उत्परिवर्तन, यानी कि जीन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं कि यानी कि जो हमारा जीन है उसमें जो म्यूटेशन होता है, उसमें जो चेंज होता है। ठीक है, हम जीन की बात करें, हम डीएनए की बात करें, हम क्रोमोसोम की बात करें यहाँ पर, तो म्यूटेशन का मतलब है वहाँ पर जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से जो हमारी नेक्स्ट पीढ़ी होगी उसमें भी हमको चेंज देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, जीन उत्परिवर्तन। थर्ड है हमारा गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन। मैंने अभी बोला कि जीन में उत्परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर
जीन में नहीं हुआ, पूरा हमारा गुणसूत्र में हो गया, हमारे डीएनए में हो गया, हमारी सेल में हो गया, ठीक है, हमारी यानी कि कोशिका में हो गया, कोशिका के अंदर ही होते हैं ये सब कुछ। गैमेट का फॉर्मेशन, हाँ गैमेट का जब फॉर्मेशन होता है तभी वहीं पे वेरिएशन आ जाती है, तब ही वहीं पर भिन्नताएं आ जाती हैं, ठीक है। अब हमने बताया है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन होता है, क्या है कि गुणसूत्रीय, हाँ उत्परिवर्तन में हम कह रहे हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में कि युग्मक निर्माण के समय पे क्या होता है, युग्मक निर्माण के समय पर गुणसूत्रों में क्या हो जाता है, त्रुटियां आ जाती हैं, कमियां ज़्यादा हो जाते हैं हमारे गुणसूत्र। हमने आपको सिंड्रोम पढ़ाए थे, याद कीजिए कि कहीं पे 21 क्रोमोसोम रह जा रहे थे, 21 गुणसूत्र रह जा रहे थे, कहीं पर ज़्यादा हो रहा, कहीं पर हमारे 45, कहीं पे 46, कहीं पे 47 गुणसूत्र हो जा रहे थे। तो यही होता है युग्मक निर्माण के समय गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन वहाँ पर हो जाता है, कम या ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, अदला बदली भी हो जाती है और वहाँ पे क्या हो जाता है, कम व ज़्यादा गुणसूत्र भी वहाँ पर हमारे हो जाते हैं, ठीक है। अब गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और इसमें एक और रहता है हमारा गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन, समूह उत्परिवर्तन यानी कि जब क्रॉसिंग होती है, जब क्रॉस होता है तो क्रॉसिंग के टाइम पे क्या होता है, ये तो ग्रुप हो गया ना, अब इसको अलग करेंगे तभी तो ये अलग अलग होगा हमारा क्रोमोसोम। अब हम कह रहे हैं गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन, यानी कि पूरा का पूरा जो ग्रुप है, जो XX है, पूरा गैमेट्स में अलग अलग चेंज ना होके पूरा का जो पेयर है गुणसूत्र का वो ही आ जाए, यानी कि एक पेयर में ही आ जाए और वहीं पर म्यूटेशन यहाँ पर हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्रॉस हुआ तो यहाँ पर Y, यहाँ पर X, और ये वाले जो युग्मक हैं ये अलग नहीं हुए, फिर हो गया यहाँ पर क्रॉस, ठीक है, तो XX और Y ऐसे करके ये है हमारा गुणसूत्रीय समूह उत्परिवर्तन, यानी कि जो गैमेट के फॉर्मेशन हो रहा था वो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, गुणसूत्र पेयर में ही पूरा शिफ्ट हो गए, ठीक है, क्लियर है। गुणसूत्र जो है वो पूरे के पूरे पेयर में ही शिफ्ट हो गए, इसको हम बोलते हैं गुणसूत्रीय समूह उत्परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन कह रहे हैं, ठीक है। और ये अगर हम इसकी बात करें गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन की, तो ये मान लीजिए हमारा क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है, तो इस गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन यानी कि यहाँ पे इसके किसी भी एक पोर्शन पे चेंज हो जाए, उत्परिवर्तन हो जाए, ठीक है। और अगर हम जीन उत्परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो जो हमारा जीन है, ठीक है, जो हमारा जीन है उस जीन में हमारे में कहीं पर यहाँ पर म्यूटेशन बीच में आ जाए, ठीक है। और समूह का तो मैंने अभी बताया था आपको, मैंने रफ कर दिया, समूह का अभी बताया था XX हमारा XY, ठीक है, XY मतलब मान लीजिए हमारा XX अलग हो गया है, गैमेट के फॉर्म में आ गया है, ये किसके फॉर्म में आ गया है, ये हमारा गैमेट के फॉर्म में आ गया है, और जो हमारा XY है वो गैमेट के फॉर्म में नहीं आया है, वो पूरा हमारा XY यानी कि पूरा का पूरा समूह में रहा है, पेयर में रहा है। जब यहाँ पर क्रॉस होगा तो क्या होगा, ये आपस में पूरा ऐसे ही मिल जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में XY आ जाएगा, ठीक है, यानी कि समूह में पूरे पेयर के साथ में वो जा रहा है, ठीक है। क्रॉस में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे पेयर के साथ में वो वहां पर जा रहा है, ठीक है, क्लियर है, तो ठीक है। चलो, तो जो हमारा टॉपिक है आज का न्यू डार्विनवाद वो होता है खत्म यहीं पे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि सेशन जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन आप लोगों को कैसा लगा है, और जिन भी बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक भी कर दिया करो, ठीक है, और शेयर कर लिया करो। कहना मेरा काम है और नहीं करना आपका काम है, करते तो आप लोग हो नहीं, क्योंकि मैं डेली ये बोलती हूँ शेयर कर लिया करो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके ज़रूर बताना सेशन कैसा लगा है आप लोगों को। चलिए, तो टॉपिक के आज के टॉपिक को करते हैं यहीं पर ख़त्म हो गया है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक
के साथ मिलेंगे आपको कल यहीं पर इसी टाइम सुबह 6 से 7। तो तब तक के लिए आप अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। डेली जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट बना लें, अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप पे ज़्यादा प्रेशर ना आए। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।